हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो बैच के सीरीज में हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का सीरीज आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं पाषाण काल के। तो पाषाण काल को हम लोग स्टोन एज कहते हैं दोस्तों। स्टोन एज मतलब पत्थरों का काल। तो जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक एज बोला जाता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। फिर है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। तो जो पाषाण काल है, जो स्टोन एज है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसका जो कालक्रम है दोस्तों, पूरा पाषाण काल का 26 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व तक, 26 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल है 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को मध्य पाषाण काल बोला जाता है। और वहीं नव पाषाण काल का जो समय है वो 4,000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक के समय को, उस पीरियड को नव पाषाण काल कहा जाता है। तो ये पाषाण काल का डिवाइडेशन है। पाषाण काल को 3 वर्गों में, 3 काल में, 3 काल कर्मों में बांटा गया है। वहीं अगर पूरा पाषाण काल का आप पर ध्यान दें तो पुनः पूरा पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो 26 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व तक का जो ड्यूरेशन है उसको पुनः 3 खंडों में बांटा गया है। पहला जो खंड है वो निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो 26 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक के कालक्रम को निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। वहीं मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। और उच्च पूरा पाषाण काल का समय 40,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो दोस्तों ये ड्यूरेशन से, कालक्रम से सीधा सीधी क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए कालक्रम को आप ध्यान में रखेंगे कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, फिर पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है और उसका ड्यूरेशन क्या है। इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग एक एक करके चर्चा किए हैं। तो पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहलाता है। जो मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल है उसे ही हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल के सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। तो पूरा पाषाण काल का जो चित्र है उसकी जानकारी जो है वो भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश में है वहाँ के चित्रों से, वहाँ से प्राप्त चित्रों से पता चलता है। मानव के आखेटक एवं संग्राहक का, खाद्य संग्राहक का काल, मतलब जो पूरा पाषाण काल था वो मानव के लिए आखेटक यानी कि शिकार करने का और खाद्य संग्राहक मतलब खाने के सामान को जमा करते थे, वो उसका काल कहलाता है। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें निम्न पूरा पाषाण काल है और इससे जो रिलेटेड पॉइंट्स है दोस्तों, पेबल उपकरण का जो संबंध है वो निम्न पूरा पाषाण काल से है। सीधा सीधी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है पेबल उपकरण का संबंध किस काल से है, तो निम्न पूरा पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार का संबंध निम्न पूरा पाषाण काल से है। यहाँ क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित औजार निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है। उसके बाद आता मध्य पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण का जो 3 वर्गीकरण है उसमें दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। इसका खासियत क्या है इस काल का, तो क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चट इत्यादि का प्रयोग शुरू हुआ। यानी मध्य पूरा पाषाण काल में जो क्वार्टजाइट पत्थर था उसके जगह पे अब लोग जेस्पर और चट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर आता है दोस्तों तीसरा वर्गीकरण पूरा पाषाण काल का है, वो उच्च पूरा पाषाण काल। और इसकी विशेषता ये है कि आधुनिक मानव, जिसको हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं, उसका प्रादुर्भाव हुआ उच्च पूरा पाषाण काल में। तो यहाँ से भी सीधा सीधी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक मानव, जिसे होमो सेपियंस
कहा जाता है का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में। या आधुनिक मानव को क्या कहते हैं? तो आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। 2 क्वेश्चन इससे सीधा सीधी पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों पाषाण काल का जो दूसरा वर्गीकरण था मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का जो खासियत है वो क्या है, मध्य पाषाण काल से संबंधित कौन सी बातें आपको याद रखना चाहिए? तो उसमें पहला है पशुपालन का प्रारंभ। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ शुरू हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो आदमगढ़ से प्राप्त होता है। पूछा जाता है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य निम्न में से किस जगह से प्राप्त हुआ? तो आदमगढ़ से। माइक्रोलिथिक औजारों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनने लगे और उसका प्रयोग होने लगा। फिर है दोस्तों नव पाषाण काल। पाषाण काल का तीसरा वर्गीकरण नव पाषाण काल कहलाता है। और इसकी विशेषता और इसकी खासियत क्या है? तो कृषि का प्रारंभ शुरू हुआ नव पाषाण काल में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में। फिर इसका कृषि का जो पहला साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। और किस चीज़ की कृषि थी? तो कपास की खेती। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रयोग में लाया जाने वाला जो खाद्यान्न था, प्रथम अनाज जो था वो क्या था? जौ। जो अनाज जो लोग सबसे पहले इस्तेमाल किया वो जौ था। कुंभकारी कला का सर्वप्रथम उपयोग, जो बर्तन बनाने का जो कला हुआ वो नवपाषाण काल में ही शुरुआत हुआ। फिर अग्नि का प्रयोग भी नवपाषाण काल में हुआ। तो ये नवपाषाण काल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है कि अग्नि का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ, कृषि का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, सबसे पहले किस खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया गया था। तो ये तमाम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। फिर एक आता है ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल नाम से ही पता चल रहा है ताम्र प्लस पाषाण, यानी यहाँ पे तांबे और पत्थरों का प्रयोग शुरू हो गया। तांबे और पत्थरों का प्रयोग यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब इसमें एक अगले वीडियो में आपको कुछ हम इम्पोर्टेंट जगह के बारे में, प्लेसेस के बारे में मैं चर्चा करूँगा, जिसमें आपका नवपाषाण कालीन कुछ स्थल हैं जो नवपाषाण काल से संबंध रखते हैं और उस स्थान की क्या विशेषता है, उस स्थान की खासियत क्या है, किस दृष्टिकोण से उस स्थान को हमें याद रखना चाहिए, इन तमाम बातों की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। साथ ही साथ ताम्रपाषाण कालीन कुछ स्थल हैं, ताम्रपाषाण कालीन कुछ प्लेस है, वो उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या खासियत है, इन सारे विषय वस्तु पर मैं चर्चा करूंगा। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया जाएगा जो पाषाण काल से संबंधित है और जिससे ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नवपाषाण कालीन स्थल, ताम्रपाषाण कालीन स्थल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लोग उठाएं। दोस्तों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो निश्चित रूप से डिसिप्लिन और प्लानिंग वे में आपकी तैयारी होनी चाहिए और इस तैयारी में आपको सहयोग करने के लिए समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल हमेशा आपके साथ बना रहेगा, एग्जामिनेशन तक बना रहेगा। और जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है दोस्तों, सच मानिए अगर आप ये कंटेंट का अवलोकन करेंगे, कंटेंट के स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो आपको आभास होगा कि जो कंटेंट दिया जा रहा है निश्चित रूप से आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा। और यह आप अगर लगातार एक सप्ताह तक वीडियो डिसिप्लिन के साथ अनुशासित होकर वीडियो अगर आप देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप लेकर जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, अंदर से एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यू कैन डू इट। सो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।